हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल केवीलो हिंदी पर। हमने पिछली वीडियो से सीपीसी का एक सीरीज़ स्टार्ट किया था। उसका हम आज फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन देखा था सीपीसी का, कि सीपीसी क्या होता है और क्या क्या उसके आवश्यक अंग होते हैं। ठीक, आज हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, वाद पत्र यानी प्लांट क्या होता है और आवश्यक तत्व और वाद पत्र की अंतर्वस्तुएं। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसका आपको एक परिभाषा के तौर पे बता देती हूँ कि प्लांट वो पत्र होता है, यानी वाद पत्र वो पत्र होता है जो कि वादी के द्वारा भेजा जाता है, यानी दायर किया जाता है न्यायपालिका में। ठीक है, जब किसी भी केस की, सिविल केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, तो प्रोसीडिंग से पहले जो प्रक्रिया होती है वो होता है वाद पत्र दायर करना, न्यायालय को सूचित करना कि मेरे साथ में अन्याय हुआ है और मुझे किसी पर्सन पर केस करना है। ठीक है, और उसने मेरे साथ में ये अन्याय किया है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। वाद पत्र, वाद पत्र का अर्थ होता है वादी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया वह लेख जिसमें वह उन तथ्यों का कथन करता है जिसके आधार पर वह न्यायालय से अनुतोष की मांग करता है। ठीक है, यानी वादी जो भी उसको प्रॉब्लम होती है वो लिखित रूप में न्यायालय में पेश करता है कि उसके साथ में ये हुआ है और उसको अपने इस न्यायालय से न्याय चाहिए। वास्तव में वाद पत्र ही वाद की वह आधारशिला होती है जिस पर वादी अपने मामले की इमारत खड़ी करता है। यानी जब तक वादी वाद पत्र नहीं दायर करेगा तब तक कि आपका कोई भी केस मामला स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि बुनियाद मजबूत है तो उस पर हर प्रकार की इमारत खड़ी की जा सकती है। यानी वाद पत्र में हर तथ्य को लिखित रूप में पेश किया जाना चाहिए, जो जो भी है पॉइंट टू पॉइंट। एक पैरा के उसमें जो लीगल लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो नंबर होते हैं उन्हें पैरा के रूप में यूज़ किया जाता है कि इस पैरे में मतलब अगर पैरा दिए गए हैं तो प्रत्येक पैरा का जो उसमें है फैक्ट डाले जाते हैं कि क्या क्या हुआ है, पूरी डिटेलिंग, कब हुआ, कैसे हुआ, कितनी तारीख को हुआ, सब कुछ। ठीक है, तो अतः वाद पत्र को पुष्ट और योग्य होना आवश्यक है। वाद पत्र की अंतर्वस्तु, अभी हम देखते हैं कि वाद पत्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट होने जरूरी होते हैं, यानी इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली जाती है जिसके आधार पर ही हम एक वाद पत्र बना सकते हैं और उसे न्यायालय में पेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा था पिछले इसके सीपीसी में दो मुख्य चीज़ें होती है धाराएं और ऑर्डर नियम। ठीक है, तो आदेश 7 और नियम 1, 5, 7 और 8 के अनुसार वाद पत्र में निम्नलिखित विशिष्टियाँ होनी आवश्यक होती है। पहला है उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना है, यानी हम सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, हाई कोर्ट में कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर रहे हैं, उस न्यायालय का नाम होना चाहिए बाकायदा। सेकंड है वादी, क्योंकि जिसने वाद किया है, प्लांट दायर किया है, उसने उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी आयु, उसका व्यवसाय और निवास स्थान। सेकंड, जिसके ऊपर वाद किया गया, यानी प्रतिवादी का नाम, पिता का नाम, आयु, व्यवसाय और निवास स्थान। फोर्थ है, यदि वादी या प्रतिवादी में से कोई भी अवयस्क है, पागल है, ठीक है, तो इसका भी उसमें पूरा का पूरा डिटेल यानी आशय का होना चाहिए। फिफ्थ है इसमें वे तथ्य जिससे वाद हेतु यानी वो कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न होता है, यानी वो कारण जरूर मेंशन करना चाहिए कि आपने किस लिए या किस उद्देश्य से या किस अनुतोष के पाने के लिए आपने वाद दायर किया है, यानी उत्पन्न होने का समय भी इसमें मेंशन करना चाहिए। यह दिखाने वाले तथ्य कि न्यायालय को वाद के सुनने का क्षेत्राधिकार है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपने जिस भी न्यायालय में आपने जो भी वाद दायर किया है वो न्यायालय अधिकार क्षेत्र रखता है उसको, आपके केस को, मामले को सुनने का या नहीं सुनने का। ठीक है, वह अनुतोष या वह साधारण या वैकल्पिक रूप से में जिसका वादी दावा करता है कि आपने क्या क्या मांगे किए हैं वो, क्योंकि अगर आपने का केस खत्म हो गया और आपने फिर उसी केस को लेकर दोबारा से मांगे की तो वो आपका केस नहीं माना जाएगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा। वादी द्वारा प्रतिसाधन यानी सेट ऑफ के लिए स्वीकार की गई धनराशि अथवा छोड़ा गया दावे का कोई भाग, उसमें ये भी मेंशन करना चाहिए कि आपने क्या चीज़ की मांग की है और क्या चीज़ की मांग आप छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्षेत्राधिकार, न्यायालय शुल्क का कथन, आदेश 7 और नियम 1 में न्यायालय का क्षेत्राधिकार और आपने जो कोर्ट की फीस है वो आपने पूरी की तरह कितनी पे की है, पूरी की पे की है नहीं की है, ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए। और 10वां है यह कथन कि प्रतिवादी वाद की विषय वस्तु के हित रखता है और वह वादी की मांगों को उत्तर देने के लिए आहत किए जाने
के लिए उत्तरदायी है। प्रतिवादी ने क्या आपके साथ में अन्याय किया है, क्या आपके अधिकारों का हनन किया है, वो भी मेंशन करना चाहिए। ठीक है, पूरी की पूरी जितनी भी आपकी मांगे हैं वो पूरी की पूरी इसमें होनी चाहिए। उसके बेस पर ही प्रतिवादी है जो वो अपना लिखित उत्तर देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वाद पत्र में अंकित की जाने वाली अतिरिक्त विशिष्टियाँ यानी अदर पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड इन अ प्लांट। वादों में उपरोक्त के अलावा कुछ अन्य विशिष्टियाँ भी समाविष्ट करनी होती है जो निम्न प्रकार से होती है। ये तो हमने जो ऊपर पढ़ी थी वो मेन है, वो 10 मेन है। अब हम उसको पूरा डिटेल में देखते हैं कि किस किस टाइप की भी होती है। पहला है धन संपत्ति, क्योंकि प्रॉपर्टी से संबंधित होती है। ठीक है, कुछ होती है मनी से संबंधित होती है, किसी का मेन माना बॉन्ड जो है चेक बाउंस हो गया है। ठीक, तो उससे संबंधित तो धन संपत्ति वाद में जहाँ वादी संबंधी वाद दायर करना चाहता है वहाँ वाद पत्र में दावा की जाने वाली निश्चित धनराशि का वर्णन किया जाना चाहिए। मान लो आपने किसी को पैसे रेंट उस पे दिए थे, क्या बोलते ब्याज पे दिए थे, उसने वो लौटाए नहीं है। ठीक है, या कोई आपके पैसे लेके भाग गया है, आपके पास कोई चीज़ गिरवी रखी थी जिसका अमाउंट उतना नहीं था लेकिन उसने आपने पैसे ज़्यादा दिए थे, उसके लिए भी कर सकते हैं। तो ये सब ये धन संबंधी मामले होते हैं। परंतु जहां वादी मध्यवर्ती लाभों या अनिर्धारित निर्धारित लेखों के आधार पर किसी भी धनराशि या प्रतिवादी के कब्जे में किसी भी ऐसी चल संपत्ति के लिए जिसका कि युक्तियुक्त परिश्रम के पश्चात भी मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, वाद पत्र में उस राशि का लगभग मात्रा का वर्णन कर सकेगा आदेश 7 और नियम 2 के अनुसार। ठीक है, तो आपको जो भी वस्तु है या उसकी धन की राशि है वो उसके अंदर आपको वाद पत्र में पूरी तरीके से मेंशन करनी होगी। सेकंड है अचल संपत्ति, मतलब जिस संपत्ति जो मूवेबल नहीं होती है, जैसे हमारा घर हो गया, जमीन हो गई है, खेत हो गए हैं। ठीक है, जो जिस भी प्रॉपर्टी को आप एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते हैं वो आपकी अचल संपत्ति होती है। जहाँ वाद की विषय वस्तु अचल संपत्ति है वहाँ वाद पत्र में संपत्ति का ऐसा अंतर्विष्ट वर्णन किया जाना चाहिए जिसमें उसकी पहचान के लिए पर्याप्त आधार जिसमें जिससे उसे आसानी से पहचाना जा सके कि उसके आसपास का नियर बाय में क्या लोकेशन है, कौन सी जगह पे है, कौन सा जिला लगता है, मतलब पूरा उसकी डिटेल होनी चाहिए प्रॉपर्टी की। ठीक है, यदि ऐसी संपत्ति की पहचान भूमि के नाप बंदोबस्त संबंधी अभिलेख की सीमाओं या संख्याओं द्वारा की जा सकती है तो वाद में ऐसी सीमाओं और संख्याओं का उल्लेख किया जाना चाहिए। अब ये किस में मेंशन है, आदेश 8 और नियम 3 में। ठीक है, वो थोड़ा कट गया है। थर्ड थर्ड है प्रतिनिधि के रूप में पेश किए गए वाद के बारे में। ये जहाँ प्रतिनिधि के रूप में वाद प्रस्तुत करता है वहाँ वाद पत्र में ये दिखाना होगा कि विषय वस्तु में उसका वास्तविक हित विद्यमान है या वह उसके लिए वाद प्रस्तुत करने में समर्थ होने के लिए आवश्यक कदम उठा चुका है। यह आदेश 7 और नियम 4 में है। फोर्थ है प्रतिवादी के हित और दायित्व को दर्शाया जाना। वाद पत्र में ये भी दिखाया जाना चाहिए कि विषय वस्तु में प्रतिवादी का हित है या वह ऐसे हित का दावा करता है और वह वादी की मांग का उत्तर देने के लिए दायित्वाधीन है। प्रतिनिधि जो प्रतिनिधि होते हैं वो माइनर हो या कोई क्या बोलते हैं असाउंड व्यक्ति है उसके बिहाफ पे केस कर सकता है। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ है मर्यादा विधि की छूट के आधार पर। बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जिसमें लिमिटेशन एक्ट लगता है। लिमिटेशन मतलब एक लिमिट दी गई है कानून के अंदर कि इस लिमिट के बाद अगर आप किसी भी चीज़ की चाहे वो अचल संपत्ति हो या वो चल संपत्ति हो अगर आप केस करते हैं तो वो आपका केस खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि उसी एक नियाद जो लिमिट होती है वो ख़त्म हो चुकी है। जैसे किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक रहता है, ठीक है, उसका कब्जा रहता है, तो उसके बाद में उस प्रॉपर्टी से उसे कोई नहीं निकाल सकता है। ठीक है, जहाँ वाद पत्र मर्यादा विधि में निर्धारित अवधि में समाप्त होने के बाद संस्थित किया जाए वहाँ पर आधारों का वर्णन किया जाना जिन पर मर्यादा विधि से छूट पाने का अभिप्राय है। 6 है अनुतोष का विशिष्ट रूप से कथन किया जाना कि आपको एक बात जो आपने दायर किया है उसके अंदर आपको जितने भी अनुतोष चाहिए, ठीक है, जितने भी उसको पूरा एक बार में बताना होता है इफेक्ट पॉइंट टू पॉइंट। अदरवाइज आप उस सेम केस के लिए सेम अनुतोष के लिए दोबारा आप नहीं केस कर सकते हैं।
ठीक है। वाद पत्र में दावाकृत अनुतोष का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। अनुतोष वाद पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए ही न्यायालय में वाद दायर किया जाता है। सिंपल सी बात है, आपको कोई रेमेडी चाहिए तभी तो आप न्यायालय गए हैं। ठीक है। और यदि वाद पत्र में अनुतोष का वर्णन नहीं किया जाता है तो को तब तक कोई अनुतोष प्रदान वादी को तब तक कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय की अनुमति से अनुतोष उसमें सम्मिलित नहीं कर दिया जाता है। ठीक। क्षेत्राधिकार का आधार पर किसी भी वाद को लौटाए जाने की कार्यवाही अविलंब की जानी चाहिए। 5 वर्ष बाद किसी भी न्यायालय में पेश करने के लिए लौटाना उचित नहीं है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन जो फर्स्ट है वाद पत्र वो समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे, किन आधार पर वाद पत्र खारिज किया जा सकता है और वाद पत्र के खारिज होने की क्या प्रक्रियाएं होती है। ठीक है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।